बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ। देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट। बहुत दिलचस्प है, कहीं जाइएगा मत, जरूर देखिए आज का मुद्दा। एक गड्ढा आज लीड स्टोरी बनती है और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, एक से गड्ढा नहीं पटवा पाता था। दयु रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के इस बयान के बाद विंध्य की सियासत में भूचाल आ गया। उन्होंने कांग्रेस के पितृपुरुष श्रीनिवास तिवारी पर हमला बोला। विंध्य की सियासत में दादा के नाम से पहचाने जाने वाले श्रीनिवास तिवारी के पोते और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी दादा के अपमान पर सामने आए। उन्होंने जनार्दन मिश्रा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मैं इतना ही कह पाऊंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस तरह का बयान इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए, जिसने समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा बयान उनके लिए दिया गया। सिद्धार्थ का बयान आते ही जनार्दन फिर सामने आए और इस बार उन्होंने दादा के साथ साथ पोते को भी निशाने पर ले लिया। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। बीजेपी की इस आग में कांग्रेस भी लगातार तड़का लगाती नजर आई। कांग्रेस ने जनार्दन मिश्रा के बयान का सड़क पर उतरकर विरोध किया, तो महिला कांग्रेस ने सांसद की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। कांग्रेस से बीजेपी में गए सिद्धार्थ पर कांग्रेस ने दादा का अपमान सहन करने पर हमला बोला। मैं तो सिद्धार्थ तिवारी की वो बात को याद करके बताना चाहता हूँ कि जब उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से, तो उन्होंने कहा कि ये श्रीनिवास तिवारी का अपमान है। आज वो बोलने वाले के वसूल कहाँ मर गए, पद की लालच में अपने पूर्वजों का अपमान सह रहे हैं। विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी पर सांसद जनार्दन मिश्रा की टिप्पणी से क्षेत्र के ब्राह्मण नाराज हैं। रीवा लोकसभा सीट के साथ ही पूरे विंध्य में ब्राह्मण मतदाता कई सीटों पर निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में बेलगाम बयानबाजी के लिए अलग पहचान रखने वाले जनार्दन मिश्रा ने बीजेपी को मुश्किल में डालने का काम किया है। जब भी नेता विवादित बोल बोलते हैं, मुसीबत पार्टी की ही हो जाती है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है दादा पर सियासी राग। जी हाँ, 2016 उज्जैन सिंहस्थ एक संत के साथ संवाद चल रहा था। काफी सारे लोग थे, उसी भीड़ का हिस्सा मैं भी था और बहुत रुचि से उन बाबा जी के चेहरे की तरफ देख रहा था। बाबा जी ने कहा नशे कई तरह के होते हैं। बताइए आप लोगों ने कहा शराब का, ड्रग्स का, धन का, दौलत का, खूबसूरती का। उन्होंने कहा एक नशा और है, आप भूल गए, वो नशा है बोलने का। जब आदमी बोलता है और जब किसी महत्वपूर्ण पद पर होता है या दुखी होता है या बहुत खुश होता है, तो वो जो बोलता है उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाता है कि सामने वाले पर उसका क्या असर है या खुद उसके ऊपर उसका क्या असर है। और इसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है फिल्म शोले में। कैरेक्टर का नाम है सूरमा भोपाली। जी हाँ, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने बीरू जैसे कहा जाते कहाँ हो आप। कॉलर पकड़ ली और जब वीरू जय आ जाते हैं तो अरे भाई सेहते मेहते तो बहुत टनाटन हो रही है। तो ये बताता है कि आप जब बोलते हैं और ज्यादा बोल जाते हैं तो कितनी मुश्किल में डालते हैं। जनार्दन मिश्र की बात करें, संजीदा राजनेता है, लेकिन भारत में परंपरा है, सनातन में परंपरा है कि दिवंगत व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक संदर्भों का प्रयोग नहीं किया जाता। और श्रीनिवास तिवारी एक ऐसे नेता तो बेहिचक रहे ब्राह्मण बहुल रीवा और रीवा लोकसभा क्षेत्र में कि जिनका कद किसी राजनीतिक दल से ऊपर था और वो विंध्य के सफेद शेर कहे जाते थे। बहरहाल बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, क्या श्रीनिवास तिवारी पर निशाना साधकर खुद निशाने पर आ गए जनार्दन? क्या सिद्धार्थ तिवारी के सामने आने से लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी हो गई है?
क्या बीजेपी की कलह में कांग्रेस सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस आईना दिखाने की कोशिश कर रही है? जी हाँ, राजनीति है, सब कुछ होगा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ जो एकमात्र मेरे मेहमान हैं, मेहमान क्या हमारे साथी मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और जो दूसरे मेहमान हैं उनसे मिलिए, अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। मृणाल पंत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मनोज, बड़ी ही जटिल कहानी है और जिस तरह से अब वो दिवंगत हैं, एक समय बड़ा दबदबा था और दिग्विजय सिंह तो कहते थे कि रीवा का मुख्यमंत्री, रीवा संभाग के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी है। एक अलग कद था नेहरू गांधी परिवार से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में, और तत्कालीन राजनीति के सबसे बड़े मध्य प्रदेश के नेताओं में से एक अर्जुन सिंह जी को अगर टक्कर दी तो श्रीनिवास तिवारी ने दी। बहरहाल आप कैसे देखते हैं? और यहाँ तो बीजेपी बनाम बीजेपी हो गया, क्योंकि अब सिद्धार्थ तिवारी जी उन्हीं के पोते हैं, श्रीनिवास तिवारी के, बीजेपी में हैं, और अब जनार्दन मिश्र के बयान पर वो भी आग बबूला है। जी, बीजेपी बनाम बीजेपी भी है शरद जी, और ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण भी है। बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण वहां पर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। और जनार्दन मिश्रा भी एक ऐसे कद्दावर लीडर मैं इसलिए कहूंगा कि उनकी अपनी एक छवि है उस क्षेत्र में। लेकिन जैसा आप कह रहे थे, तोल मोल के बोल को लेकर कई तरह की बातें, लेकिन आदमी बोलने से कहाँ मानता है, वो अपनी बात बोल ही देता है, और बोल के चक्कर में सब कुछ बिगड़ जाता है, अच्छा भला होते हुए भी। सिद्धार्थ तिवारी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो सीट भी बीजेपी के पास आ गई जो बीजेपी के पास नहीं थी, तो बहुत अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी के भीतर। लेकिन जब आपके पास कोई आ गया, आपके साथ कोई जुड़ गया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और जिन नेता के बारे में कहा जा रहा है, श्रीनिवास तिवारी जी के बारे में आपने भी बताया, उनका तो एक कार्यकाल रहा है। वो अलग बात है कि उस दौर में विकास की जो बात वो कह रहे थे, ये बात भी सच है कि विकास की उतनी रफ्तार तो नहीं थी जो आज दिखाई देता। आज का रीवा और यदि 25-30 साल पहले जब हम रीवा जाते थे तो चीज़ें अलग होती थी, इशारा उसी तरफ था। लेकिन उससे ज़्यादा कहते हैं कि करेला और नीम चढ़ा जब हो गया, जब सिद्धार्थ को लेकर भी वो ऐसा बोल गए, तो मुझे लगता है बोलने के लिए उनको समझना चाहिए था। ये वो क्षेत्र है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लगातार सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छा। इस बार ये कहा जा रहा था 2023 में कि शायद चीज़ें कुछ और दिखाई देंगी, लेकिन वहाँ की जनता जनार्दन ने समझा कई ऐसे मुद्दे भी बिल्कुल बावजूद इसके। तो वही है कि बोलना है आपको तो जरा तौल लीजिए, फिर बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब कभी बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, यानी मुद्दतें लगें सोचने में, क्योंकि यहाँ से जिह्वा तक जो शब्द आते हैं, अगर ब्रेकर बीच में कोई नहीं है भैया तो अनर्थकारी है। जब सामने हजारों की भीड़ है, नेताजी का जोश है, तब देखिए ये कर देंगे, दिखा देंगे, और अचानक उसी में कुछ लूज टॉक हो गई और कहानी डिरेल हो गई। जी धवले साहब, अब ये भी चुनौती है आपकी कि कांग्रेस से आपके यहाँ जो माननीय आ रहे हैं, अब उनके पितृ पुरुषों पर टिप्पणी हो जाए, उनके पुरखों पर टिप्पणी हो जाए, तो वो कैसे सहेंगे? और आपके यहाँ जो लोग हैं जो परंपरा से बीजेपी के हैं, उनको भी ये समझना होगा कि भैया सिद्धार्थ तिवारी जी हैं, काहे को जबरन बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दे विपक्ष को। जी शरद जी, आप हम जिस सामाजिक जीवन में हैं और ये राजनीति से परे विषय हैं, उस सामाजिक जीवन शैली के, जिस हम सामाजिक जीवन शैली के वाहक हैं, वहाँ दिवंगत व्यक्तियों का सम्मान ही किया जाता है, और ये हमारी परंपरा भी रही है। नैतिकता का पैमाना भी यही कहता है कि दिवंगत भावनाओं को प्रणम्य मानता हूँ। जी तो निश्चित तौर पे जो माननीय सांसद जी ने विषय कहा है, मुझे लगता है उस विषय को हम इस ओर लेके जाने की आवश्यकता है कि उन्होंने वो कांग्रेस का कार्यकाल बताया है, और जिसको मुझे लगता है कि दादा श्रीनिवास तिवारी जी ने भी उस कांग्रेस के कार्यकाल को भोगा है कि एक जनमानस का नेता होते हुए भी आपको याद होगा कि 1984 में उनकी टिकट काट गई थी, 93 में मंत्री नहीं बनने दिया, और वो पूरा एक कार्यकाल, पूरा कालखंड ऐसा है कि एक आप जिसको हम कहेंगे मास लीडर, उसकी कहीं ना कहीं काबिलियत को सिर्फ इसलिए दरकिरार कर दिया क्योंकि वो दरबारी नहीं थे नेहरू गांधी परिवार के। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इस विषय को इस प्रकार से अगर आप भाजपा वर्सेस भाजपा, अगर मुझे लगता है कि जो एक जनमानस में बनने का प्रयास हो रहा है या बनाने का प्रयास तथाकथित लोग कर रहे हैं, उनको ये देखने की आवश्यकता है कि आज श्रीनिवास तिवारी जी की जो हम कहेंगे कि एक सारगर्भित और संपन्नतापूर्ण विरासत है, सिद्धार्थ तिवारी के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में तो उनका वहां पे भी सम्मान नहीं। जब उन्हें टिकट देने की बात आई तब पहला अपमान कांग्रेस ने ही उस विरासत का किया।
विंध्य की राजनीति में श्रीनिवास तिवारी जी को इसलिए अजातशत्रु कहा जाता था कि अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके संबंध हुआ करते थे और निश्चित तौर पे वो संबंध निभाने वाली भी थे। हमने ये भी कार्यकाल देखा कि जब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे तो विपक्ष के विधायकों को किस प्रकार से तवज्जो देकर उनके स्पीकर के नाते उनकी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन आज प्रश्न आता है कि इतने वर्षों तक के कांग्रेस का जब विंध्य गढ़ हुआ करता था, क्या विंध्य का विकास हुआ है? ये मुझे लगता है मूल प्रश्न है इस पूरे डिबेट का। चलिए मैं लौटता हूं, लेकिन अजय जी आज मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि एक ऐसे जटिल सब्जेक्ट को किस तरह से आपने डील करते हुए आप अपनी नैया को खेकर आगे बढ़ गए हैं कि श्रीनिवास तिवारी जी दिवंगतों के प्रति सम्मान होना चाहिए और इस विषय को हमें इस रूप में देखना चाहिए कि वो भावना ऐसी है। और आपने बहुत ही, ये मुझे लगता है मैं लंबे समय बाद किसी प्रवक्ता में, मुझे कहने में संकोच नहीं, बाकी लोग नाराज ना होंगे, हम काले जैकेट वाले महान अज्ञानी हैं सर, कछु नहीं आता हम लोगों को। बहरहाल मृणाल जी की गंभीरता मुझे चिंतित कर रही है, थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो मैं सहज हो जाऊंगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं लगातार गड़बड़ बोल रहा हूँ। अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं सर, मुस्कुराइएगा थोड़ा, मेरी आवाज़ मिल रही हो तो। जी सर, मृणाल जी अब आपकी बारी है, मुस्कुराए नहीं लेकिन आप। जी शरद जी, समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये है कि इनका एक हाथ पहले दिवंगतों का अपमान करता है और दूसरा हाथ उस अपमान के बाद उस पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। जी, किसी भी पार्टी का जब चरित्र होता है तो इसी तरह के घटनाक्रमों के बाद सामने आता है। ये दुख और चिंता का विषय है कि किसी भी पार्टी के उन लोगों का जिनका सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा रहा है, जिनको एक पार्टी से ज्यादा सभी पार्टी के लोग बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं, उनके देहावसान के 5 साल के बाद कोई विषय नहीं होते हुए, कोई भूमिका नहीं होते हुए, कोई कारण नहीं होते हुए बेवजह इस तरह से उनका अपमान किया। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 21 साल हो गए, एक छोटे से 1 साल के अंतराल को बीच में छोड़ दिया जाए। श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल में 2003 के बाद वास्तविक तौर पे उनके पास किसी तरह की कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी। जो चीजें 21 साल पहले गुजर गई, वहां पे अगर एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि वर्तमान सांसद ने ये बात कही है, तो उनको 20 साल में, 21 साल में उनकी पार्टी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसका हिसाब देना चाहिए। और वो इसकी चर्चा न करते हुए 21 साल पहले जब दादा पावर में थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, उसका जिक्र कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक तरह से आज विकास के जो कार्य न वो करवा पा रहे हैं, न उनकी पार्टी करवा पा रही है, उससे लोगों का ध्यान वो हटाना चाहते हैं। एक तरह से वो देश के प्रधानमंत्री पे, देश के मुख्यमंत्री पे, पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री पे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पे एक तरह से आरोप ही लगा रहे हैं कि 20-21 साल के उनके इस कार्यकाल में रीवा का और प्रदेश का कोई भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाई, इसलिए मुझे दादा की बात करनी पड़ रही है, पुरानी बात करनी पड़ रही है। दूसरा शरद जी, चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं। अटल जी का एक उदाहरण के तौर पर, अटल जी का हम सब आज कितने सम्मान के साथ जिक्र करते हैं, कितना विरोध करते थे। उनके भाषणों के लिए, कांग्रेस के विपक्ष में कहे जाने वाले उनके तीखे भाषणों के लिए हजारों लोग उनका इंतजार किया करते थे, उनको सुना करते थे। लेकिन अटल जी भी संसद में जब ऐसे कोई सवाल आते थे तो वो भी कांग्रेस के उन नेताओं का, जिनकी देश के निर्माण में भूमिका रही, उनका स्वागत करते थे, उनके पक्ष में बात करते थे, उनका सम्मान करते थे। और कांग्रेस पार्टी ने भी यही प्रत्युत्तर दिया है। ये मध्य प्रदेश की परंपरा हुआ करती थी। कांग्रेस का विचार है कि दोनों पार्टियों को इस परंपरा को सहेज कर रखना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी बात करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जनार्दन जी का ये दर्द क्यों फूटा, इसलिए फूटा कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि अल्प बारिश के बाद भी पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें खराब हो गई हैं। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सबके एक समान हाल है। सब जगह सड़कों की जगह गड्ढे ही गड्ढे दिखा रहे हैं और उनको शायद कोई मौका, कोई अवसर नहीं मिल रहा होगा कि अपनी पीड़ा किसको बताएं, रीवा की जनता की शिकायतों का जिक्र कैसे करें। इस कारण उन्होंने बेवजह श्रीनिवास जी के नाम का उपयोग किया, जो बिल्कुल नहीं करना था। मैं अनुरोध करूंगा कि इस उम्र में भी अगर वो इस बात से अपनी माफी मांगेंगे तो जनार्दन मिश्रा जी का सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये बड़ा कठिन सवाल आपने किया। हम लोग अपने कहे से पीछे हटते तो जरूर हैं, लेकिन उसमें भी चालाकी होती है, रणनीति होती है, समझ होती है या दबाव होता है।
तो बहरहाल ये पार्टी, लेकिन इसके लिए तो फिर आप अजय जी की बात की तरफ आएंगे तो उन्होंने भी बड़े रणनीतिक ढंग से बात तो अपनी कह दी कि दिवंगत व्यक्तियों के प्रति ऐसा भाव नहीं होता, उनकी भी मर्यादा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सांसद के बारे में इससे अधिक वो क्या कहेंगे। मनोज, यहाँ एक कन्फ्रंटेशनिस्ट जो दोनों ही, वो दूसरी टिप्पणी से फिर वो टकराव शुरू होता है और वो भी जनार्दन मिश्र जी की टिप्पणी है कि पोते बीजेपी में विलीन हुए हैं, यानी सिद्धार्थ तिवारी जी बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी सिद्धार्थ तिवारी जी में शामिल नहीं होगी। भैया एक त्रुटि तो हो गई, दिवंगत नेता, वरिष्ठ नेता, विंध्य के प्राइड कहे जाते थे और बीजेपी के लोग भी उनका सम्मान करते थे, और क्यों नहीं करेंगे? क्या अटल जी का सम्मान कांग्रेस के नेता नहीं करते? दिग्विजय सिंह जी ने तो खुद ही सीएम हाउस में बुला लिया था, लक्ष्मण सिंह जी आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। तो इस परिस्थिति में इस एटीट्यूड को आप क्या करें? क्या विंध्य में ये बीजेपी की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि निश्चित तौर पर एक तो ब्राह्मण लीडर की बात है, रीवा लोकसभा के बारे में ये दावा बार बार सामने आता है कि देश में सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता उस विधानसभा में है। देखिए शरद जी, अभी हाल में कोई ऐसे चुनाव जो जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की बात कही जाती है, तो अभी 3-4 साल तो कम से कम वही ऐसी स्थिति बीच में निकाय पंचायत जरूर आएंगे, पंचायत आएंगे, वो भी मंडी चुनाव जरूर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें इन सब चीजों का असर पड़ेगा। लेकिन बेवजह आप मुद्दे को वजह दे दें तो ये तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। और जनार्दन मिश्रा का ये पहला बयान नहीं है, आप और हम याद करेंगे तो मुझे खुद याद है कि कम से कम 3 से 4 बार तो मैंने वो उस बयानों को दिया है जिसको लेकर खबर लिखी है, तो वो ऐसी बातें बोल जाते हैं। लेकिन ये एक इतना बड़ा मुद्दा है, जिन व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी, भले सिद्धार्थ भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे लेकिन अब तो एक दूसरे के पूरक है दोनों, वो पार्टी के विधायक है। आप अपने विधायक के बारे में ऐसा कह रहे हैं, बंद कमरे में आप कह लीजिए तो अलग मुद्दा है, लेकिन मंच से यदि ऐसी बातें कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये दरअसल एक किस्म का मन मुटाव भी है जो कांग्रेस से आए बीजेपी के नेताओं की स्वीकार्यता पर सवाल खड़ा करता है। हाँ जी बिल्कुल, और हम कई बार इस बात को कह रहे हैं। आज भी जब कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे तो मैं यही उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि मजबूरी है या जरूरी है, तो अभी तो मुझे लगता है कुछ लोगों की मजबूरी भी होगी, पर ये जरूरत नहीं है इस बात की कि आप ऐसा बोलकर ये बताने का प्रयास करें। जब आप पाई गए हैं तो अब उनको कैसे आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का भविष्य तो बहुत अच्छा है, अभी युवा है, काम करने के तरीका है, क्षमता है उनके पास, जितना मैं जानता हूँ। जनार्दन मिश्रा जी भी बोलने में यूँ नहीं बोलते, लेकिन जो बोल गए वो भारी तो पड़ेगा शरद जी, उससे तो कोई दो मत नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही। अजय जी, 90 के दशक में एक बड़ा चर्चित गीत था कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। पंकज उदास जी ने गाया था इसको। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। दरअसल ये गाना ये बताता था कि आप बाहर जाकर बहुत फल फूल सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप कहलाएंगे प्रवासी। ये शब्द आप कितनी 4 पीढ़ी रह जाइए, 5 पीढ़ी रह जाइए, प्रवासी शब्द नहीं मिट सकता। और ये अब आपकी चुनौती है कि कांग्रेस से आने वाले प्रवासी अपने साथ अपनी चुनौतियां लेकर आएंगे, और उन चुनौतियों को अगर आप ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए तो ये रीवा एपिसोड की तरह सामने आएंगी। शरद जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसमें अपवाद है। आप अगर एनालिसिस कर ले तो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अन्य दलों से आए हुए लोगों को समाहित करके दायित्व दिया जाता है, असम का उदाहरण है हमारे पास में, अरुणाचल का उदाहरण है, आज सत्ता के शिखर पे वो लोग बैठे जो अन्य दलों से आए हुए। निश्चित तौर पे मुझे इस पूरे विषय में लगता है कि कांग्रेस जो उसका स्वभाव बन गया कि आपदा में अवसर ढूंढना, ये जिस प्रकार सा स्टेटमेंट माननीय सांसद जी ने दिया था वो कांग्रेस के कंटेक्स्ट में था कि कांग्रेस ने चलिए कम से कम आपने आपदा तो माना अजय जी इसको। नहीं, आपदा मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब परिवार का अंतर्गत विषय है, जब परिवार बैठ के इस विषय को सुलझाएगा, लेकिन कांग्रेस सुलझा रही है। बात मृणाल जी ने बहुत अच्छी कही थी कि विंध्य के विकास की। मैंने थोड़ा सा अभ्यासु व्यक्ति हूं तो मैंने कुछ आंकड़े भी उठाए। शरद जी, आंकड़े ऐसे हैं कि रीवा में एयरपोर्ट बन गया, डीजीसीए की परमिशन आ गई, सिंगरौली में हवाई पट्टी, शहडोल में एयरपोर्ट, मऊगंज में बाईपास, बिहारी में रिंग रोड, सिंगरौली बाईपास, 5,600 करोड़ की सुपर क्रिटिकल इकाई अमरकंटक ताप विद्युत गृह योजना। उसके बाद में आप देखेंगे विशेष परियोजना के बाद भी इस परियोजना का, नर्मदा का जल पहुंचाने का हम लोग वहां क्रियान्वयन करने की बात कर रहे हैं। ये ऐसे परियोजनाएं हैं। हम लोग बात कर ले एयरपोर्ट की, रिंग रोड की, बाईपास की, सतना ग्लोबल स्किल पार्क की,
ये हमारी सरकारों ने इन 20 वर्षों में किया है। चलिए, इसलिए दमदारी जी, के साथ में वक्त कम कहते हैं है। कि विंध्य जी। कभी कांग्रेस का गढ़ था, आज जी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसलिए खड़ा है। और जी। दूसरा सबसे बड़ा विषय जो मृणाल जी ने कहा है कि राधा श्रीनिवास तिवारी जी का अपमान, 84 का उदाहरण मैंने गिनाया था कि किस प्रकार से उनकी टिकट काट दी गई थी, 93 में किस प्रकार से उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा था। एक बहुत लाजमी बात है और आप सभी उस बात की भी मुझे लगता है इतिहास आपको पता होगा कि राज्यपाल बनते बनते किस प्रकार की श्रीनिवास तिवारी जी के साथ में दगाबाजी कांग्रेस के नेतृत्व ने कर ली थी। तो चलिए मुझे जवाब लगता है दीजिए मृणाल जी, 100 वोट वक्त कम है की। जी। दगाबाजी की गई थी ऐसा बीजेपी का आरोप है। मैं अजय जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि परोक्ष रूप से शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री न बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जैसा उनका अपमान किया उसको उन्होंने चैनल पे स्वीकारा। उन्होंने स्वीकारा कि किस तरह से 4-4 केंद्रीय मंत्रियों को जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, देश चलाते थे, उनको डिमोट करते हुए राज्य में मंत्री बनाया गया। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने चैनल पर बताया, स्वीकारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रवक्ता में इस तरह की साफगोई बहुत कम दिखाई देती है अजय जी। गजब की ब्याज स्तुति कर रहे हैं आप। पर सवाल उठाया, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी। मुझे लगता है मैं आंकड़ों की बात कर रहा था, मृणाल जी बच के निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से गए हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो कांग्रेसी के समान ही है, जैसा कांग्रेस की सरकारों में काम करते थे या कांग्रेस में रहते हुए काम करते थे, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी में बर्ताव करते हैं। ये उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में सालों से रहे हैं उनके लिए बेहद असहज है। बहुत और शुक्रिया उनको सम्मान करते मृणाल पंत जी, बहुत शुक्रिया करूंगा अजय जी। आज की डिबेट में आप दोनों की शालीनता मन को छू गई। मनोज जी आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा। निश्चित तौर पर सवाल बहुत ढेर सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल वही है कि बात अगर हम करेंगे प्रवासी कांग्रेसियों की, ये शब्द कैसा है क्या है, लेकिन कई बार आप जब विश्लेषण करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात मैं बीजेपी के अजय धवले जी की सहमत हूँ कि बीजेपी का मर्ज करने का, विलीन करने का जो स्वभाव है दूध और शक्कर का, वो कांग्रेस में नहीं है और शायद देश की किसी पार्टी में नहीं, क्योंकि इस पार्टी में अनुशासन है। एक बार जब ऊपर से संदेश आ जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अब हमारे हैं और मुख्यमंत्री असम के हैं, और विश्वास शर्मा जी भी ऐसा रोल प्ले करते हैं कि लोग कहते हैं इनमें तो बाबा जी की, योगी जी की छवि नजर आती है, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी की ताकत है। लेकिन फिर भी कई प्रश्न हैं कि प्रवासियों का संयोजन और उनके एडजस्टमेंट को लेकर रीवा जैसे एपिसोड ना हो, जो अभी बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो चुनौतियां होंगी।